Hello students, welcome in the class, social science class. Yesterday we had done the topic non-cooperation movement. Why did Gandhiji decide to call off movement? Due to the violence incident of Chori Chora. And after that, there were lots of incidents and circumstances that go toward the civil disobedience movement. When Gandhiji decided to call off, thought that the Satyagraha need to more training, and many leaders within the Congress they were tired of these mass movement and wanted to take part in the election. So there were different views among the leaders of Congress within the Congress. They wanted to participate in the election to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. They felt that it was important to oppose British policy within the councils. क्या फील कर रहे थे कांग्रेस के लीडर? कुछ कांग्रेस के लीडर्स थे जो गांधी जी से उस समय थोड़े एग्री नहीं हो रहे थे। वो चाहते थे कि इन आंदोलन की बजाय हम इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और काउंसिल के मेंबर बने और उनके साथ रहकर इनसाइड द ब्रिटिशर्स, इनसाइड द काउंसिल रहकर उनके जो हम डिमांड्स करें रिफॉर्म्स की और जो है कंट्री में चेंजेस लाने की कोशिश करें और उनके साथ रहकर उन्हीं की पॉलिसी के अंडर हम उनके खिलाफ अपने लड़ाई को जारी करें। इसी व्यू के साथ कुछ लीडर्स ने सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू दे फॉर्म द स्वराज पार्टी एंड दे आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स। लेकिन कुछ जो यंग लीडर्स थे, रेडिकल माइंडेड लीडर जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, द प्रेस फॉर द मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। वो चाहते थे कि हमें अपने आंदोलन को और तेज करना चाहिए और अब से जो हमारी लड़ाई सिर्फ स्वराज के लिए नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज के लिए होनी चाहिए। हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। अब हमें आज़ादी टुकड़ों में नहीं बल्कि पूर्ण आज़ादी चाहिए। सो इन सच अ सिचुएशन of internal debate and dissension, two factors against shaped the Indian politics toward the late 1920s. इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर ये चेंजेस लेकर आए, कुछ ऐसी घटनाएं हुई। फर्स्ट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन। उस टाइम जो आपने नाइन्थ में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में, जिससे पूरी वर्ल्ड की मार्केट जो थी वो कोलैप्स हो गई थी, डाउन आ गई थी और इंडिया के जो एग्रीकल्चर फार्मर्स थे जिनके प्रोडक्ट बाहर सेल हो रहे थे उनके प्राइसेस एकदम से नीचे आ गए। एग्रीकल्चर प्राइसेस वर फॉल डाउन and from 1926 collapsed after the 1930 के बाद तो मार्केट बिल्कुल डाउन हो गई। सो व्हेन देयर वाज नो डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स, देन पीपल कांट एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट्स। फार्मर्स अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे और जब उनका हार्वेस्ट नहीं बिकेगा, सेल विदाउट सेलिंग रहेगा, इट मीन्स दे हैड नो इनकम। और जब उनके पास कैश इनकम नहीं है, इट मीन्स दे वर नॉट एबल टू पे द रेवेन्यू and this create the dissatisfaction among the peasant and there was no help from the Britishers. So they were getting angry against the Britishers and it became the cause for the civil disobedience. So by the 1930 the countryside was in turmoil. Against this the background, the new Tory government in Britain constituted a statutory commission under John Simon. पहले क्या हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन आया, आर्थिक जो मंदी आई वर्ल्ड के अंदर, जिस वजह से इंडिया के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ा, पर्टिकुलरली ऑन द पीजेंट्स जिनके प्राइसेस वही जो उनको प्रोडक्ट मिल रहे थे मार्केट में वो हाई प्राइस पे थे लेकिन उनके प्रोडक्ट्स थे वो अनसोल्ड थे और इनकम ना होने की वजह से वो रेवेन्यू भी नहीं पे कर पा रहे थे। लेकिन ब्रिटिश की तरफ से कोई रिलैक्सेशन नहीं थी। तो पहला रीज़न तो ये बना टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस। सेकंड क्या था, फेलियर ऑफ साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के ऊपर क्वेश्चन अलग से भी आ सकते हैं। व्हाट वाज द साइमन कमीशन, व्हेन डिड इट कम टू इंडिया एंड व्हाई वाज इट अपोज बाय इंडियंस। ये इंडिया में क्यों आया और क्यों अपोज किया गया था। ब्रिटेन के अंदर टॉरी गवर्नमेंट बनी और उन्होंने
सर जॉन साइमन के लीडरशिप के अंदर एक कमीशन, 7 मेंबर्स का एक कमीशन इंडिया में भेजा। और वो क्यों था, एक्चुअल में मोटिव क्या था उसका, टू चेक द नेशनल मोमेंट। बट what did they told to Indians, that this was for the further suggestions of new changes in the India and to suggest the constitutional making, कि जो इंडियन लोग चाहते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, तो वो उसमें सपोर्ट करेंगे और कुछ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने के लिए वो कमीशन आया है। बट व्हेन दिस कमीशन केम टू इंडिया इन 1928, इट वाज ग्रीटेड विद द black flags and the slogan, go back Simon, go back Simon, everywhere. Nobody liked the commission. Why? जब ब्रिटिशर्स कह रहे हैं कि हम उनको कॉन्स्टिट्यूशन में मदद करेंगे, इंडिया के लिए सुधार लाना चाहते, तो फिर इंडियंस लोगों ने इसे नापसंद क्यों किया? Because there were 7 members in the commission, but not even single Indian members. All were the Europeans. इंडिया के सुधार की बात करें और एक भी इंडियन को शामिल नहीं किया गया. That's why it was opposed by the Indians with the slogan "Go back, Simon," and the black flags. Everywhere there was a demonstration, and at one place in Lahore, when there was a demonstration against this, Lala Lajpat Rai लाठी चार्ज के अंदर वो जख्मी भी हुए जब वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स ने लाठी चार्ज किया जिसके अंदर वो जख्मी हुए और कुछ दिन बाद वो शहीद भी हो गए थे। तो ये एक रीज़न बना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है वेग ऑफर ऑफ डोमिनियन स्टेटस बाय लॉर्ड इरवन इन 1929। जब भी ब्रिटिशर्स को ये महसूस होता, फील होता कि अब इंडियन लोग हमारे खिलाफ उठ रहे हैं, उनकी आवाज़ पहले से भी बुलंद हो रही है, तो उन्हें वो चुप करवाने के लिए, उन्हें शांत करने के लिए फिर कुछ ना कुछ ऐसी वेग ऑफर, वेग मतलब विच हैज़ नो मीन्स जो व्यर्थ किया है, रियल में नहीं है। वी कैन से इट्स जस्ट अ लॉलीपॉप, कि उन्हें बच्चा रो रहा है तो चुप करवाने के लिए उसके मुंह में लॉलीपॉप। सेम वही था, जब इंडियंस आवाज़ उठाते, उनके खिलाफ उठते, तो वो कुछ ऐसा करते ब्रिटिशर्स को इंडियंस को शांत करने के लिए, कोई ऑफ़र उन्हें दे देते। तो इस बार लॉर्ड इरवन ने इंडियंस को वो क्या ऑफ़र दी, डोमिनियन स्टेटस, कि हम आपको जो है डोमिनियन स्टेटस मीन्स वी विल गिव यू राइट टू फॉर्म द ऑटोनमी गवर्नमेंट इन योर रीजन, कि आप अपना सेल्फ रूल, स्वराज्य बना सकते हो, अपनी गवर्नमेंट बना सकते हो। लेकिन कब देंगे, कितना टाइम के लिए, ऐसा कुछ भी सर्टेन नहीं था। इट देयर वाज नॉट डेफिनेट टाइम व्हेन विल दे गिव। उन्होंने ऐसा जो ऑफ़र दी, लेकिन कोई डेफिनेट पीरियड नहीं बताया, और साथ में ये भी कहा कि वो रहेंगे तो ब्रिटिश क्राउन के अंडर, कि वो अपने राज्य में वहाँ बना सकते हैं, अपना रूल चला सकते हैं, लेकिन दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। सो मैनी लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स वर नॉट एग्री। जो रेडिकल माइंडेड पीपल थे वो जो ब्रिटिशर्स के इस डिमांड से एग्री नहीं थे। वो कहते हमें अब टुकड़ों में आज़ादी नहीं चाहिए, वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज लाहौर सेशन, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज डिमांड फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। In December 1929, there was Congress session held at Lahore, which was presided over by Pandit Jawaharlal Nehru, एंड दे डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज्य और कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कि हमें अब पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वराज्य चाहिए। एंड इट वाज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेट एज द इंडिपेंडेंस डे, when people were to take pledge to struggle for complete independence। जब दिसंबर में ये सेशन हुआ, मीटिंग हुई, और उसी दिन तय किया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश के अंदर आज़ादी दिवस मनाया, और सभी लोग ये कसम खाएंगे कि आज से हमारी जो लड़ाई है वो पूर्ण आज़ादी की लड़ाई है, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए है। लेकिन ये सेलिब्रेशन पूरे देश में नहीं फैली थी, कुछ जगहों तक ये रही थी। सो गांधी जी डिसाइडेड हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। गांधी जी ने सोचा कि जब तक हम इस जो हमारी लड़ाई को हमारे जीवन के अंदर पूरी तरह से आम लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो गांधी जी was searching a thing, anything which can directly relate to the people, common people, and that thing was salt।
यहाँ पर क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाई डिड गांधी जी टेक सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? So Gandhi ji took a salt, a powerful symbol that can unite the nation. उन्होंने सॉल्ट को इसका सिंबल बनाया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक सॉल्ट ही ऐसी चीज़ है जो बेसिक रिक्वायरमेंट भी है, चाहे वो अमीर हैं चाहे गरीब हैं, उन सब के लिए ये ज़रूरी चीज़ है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया हुआ था, दे हैड मोनोपली ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट, कि नमक सिर्फ ब्रिटिश ही बना सकते हैं, इंडियन पीपल उसे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, वो गैर कानूनी इलीगल होगा। इतना ही नहीं था, द ब्रिटिश कलेक्टेड द टैक्स ऑन द सॉल्ट ऑल्सो, ऑन बाइंग एंड यूजिंग कंज्यूमिंग द सॉल्ट, दे टुक द सॉल्ट। उन्हें पता था कि ये चीज़ हर कोई यूज़ करता है, सॉल्ट हर कोई यूज़ करता है, तो इससे हमें टैक्स मिलेगा, हमारी इनकम बढ़ेगी, एंड दैट वाज नॉट गुड थिंग। सो गांधी डिसाइडेड सॉल्ट एज अ सिंबल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच कैन यूनाइट द ऑल पीपल। एंड फाइनली the point which led to this which became the cause of civil disobedience movement, rejection of 11 demands. Gandhi ji wrote a letter to Lord Irwin on 30th January 1930 with the demands. There were some specific some general demands and some were specific. लेकिन जो गांधी जी ने अपनी डिमांड्स लिखी उस लेटर के अंदर, वो कम्युनिटी के हर एक सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही थी, चाहे वो पीजेंट्स थे चाहे वो लोअर कास्ट थे, हर एक लोगों को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। और उसमें एक स्पेशल डिमांड क्या थी, स्पेसिफिक डिमांड, टू एबॉलिश द सॉल्ट टैक्स, कि सॉल्ट टैक्स को ख़त्म किया जाए। एंड गांधी जी गेव द अल्टीमेटम that if these demands were not filled up to the 11th March, on next day means 12th March he will launch civil disobedience movement. लेकिन जब लॉर्ड इरविन को ये लेटर मिला, उसने पढ़ा और उसने अपना रिएक्शन क्या दिया कि दीज वर आउट ऑफ रियलिटी, दीज डिमांड्स वर आउट ऑफ रियलिटी, मीन्स दिस कैनॉट हैपन इन रियल, कि ये डिमांड जो आपने रखी हैं ये हकीकत से परे हैं, इमेजिनेशन है आपकी जो कि पूरी नहीं होंगी। इट मीन्स ही रिजेक्टेड ऑल द डिमांड्स ऑफ गांधी जी। एंड फाइनली on next day 12th March 1930, Gandhi ji started his epic movement from his ashram, Sabarmati ashram, with the 78 accompanying members. volunteer जो थे उनके साथ कितने जुड़े, 78 volunteers गांधी जी के साथ जुड़े और उन्होंने पैदल वहाँ से मार्च शुरू किया अपने आश्रम से। 240 माइल्स तक वो चले एंड डेली वो जो थे 10 माइल्स चलते थे। इट मीन्स ही वॉक फॉर द 24 days। 1000 केम टू हियर गांधी जी। जहाँ जहाँ भी गांधी जी रास्ते में रुकते थे, लोगों को एड्रेस करते थे, अपनी आज़ादी की लड़ाई में लोगों को शामिल करने के लिए इंस्पायर करते थे, तो हज़ारों लोग चले थे वो 78 के साथ, लेकिन पहुँचते पहुँचते हज़ारों लोग उनके साथ जुड़ गए। एंड फाइनली ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी। साबरमती से चले थे 240 माइल्स वो चले और लास्ट में कहाँ पहुँचे, डांडी में। एंड सेरेमनियल वायलेट द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। वहाँ पर उन्होंने सी वाटर को बॉयल करके जो भी प्रोसेस होती है सॉल्ट मेकिंग की, उन्होंने सॉल्ट बनाया और इससे उन्होंने ब्रिटिशर्स के बनाए कानून को पहली बार तोड़ा। एंड इट वॉज द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, विच incident was the beginning mark of civil disobedience movement, salt march, or we can say Dandi march. So these were the circumstances that led to the civil disobedience movement. First one is, we can also include the Swaraj party, formation of Swaraj party, economic depression, failure of Simon commission, vague offer of dominion status, then Lahore session, rejection of 11 demands, and finally the salt march beginning जो थी event कौन सी थी incident, salt march. Now question is, how the non cooperation movement different from the civil disobedience movement? In non cooperation, Gandhi ji said people not to cooperate with the British, कि ब्रिटिश के साथ हमने कोई कॉपरेट नहीं करना। अब लेकिन इस आंदोलन में क्या कहा, नॉट टू कॉपरेट एंड ब्रेक द लॉ, कि उन्हें कॉपरेट भी नहीं करना और साथ साथ उनके बनाए हुए कानूनों को तोड़ना भी है हमने।
So thousands in different parts of the country broke the salt law, manufactured salt and demonstrated in the front of the government salt factory. ब्रिटिशर्स ने कहा था कि इंडियन पीपल सॉल्ट नहीं बनाएंगे, तो उन्होंने अब उनके बनाए कानून को तोड़ा। जगह जगह पर उन लोगों ने, हजारों लोगों ने नमक को बनाकर उनके बनाए कानून को तोड़ा। उनकी जो फैक्ट्री थी उनके आगे धरने दिए। एज द मोमेंट स्प्रेड, फॉरेन बाकी फीचर्स वही कॉमन थी, फॉरेन क्लोथ्स बाइकट, फॉरेन सर्विसेज बाइकट, स्कूल कॉलेजेस बाइकट, liquid shops picked, or in village people refused to pay the chowkidari tax. They refused to pay the revenue. विलेज ऑफिशियल रिज़ाइन एंड मैनी प्लेसेस, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को भी, आपने जोग्राफी के अंदर चैप्टर पढ़ा था ना फॉरेस्ट, तो ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट को भी, कुछ जो इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट थे जिन्हें रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया था और कॉमन पीपल वहाँ एंटर नहीं कर सकते थे। तो अब इंडियंस ने उन रूल्स को भी तोड़ दिया। ट्राइबल पीपल ने, दे एंटर इन द रिजर्व फॉरेस्ट एंड स्टार्टेड टू कलेक्ट द वुड एंड ग्रेज कैटल. So, worried by these developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. अब ब्रिटिशर्स फिर से घबरा रहे थे। उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन्हें पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। बट दिस लेड टू द वायलेंट क्लैशेस इन मैनी प्लेसेस, लाइक अब्दुल गफर खां, जो कि जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है. Who was known as Frontier Gandhi and why? Abdul Ghaffar Khan was known as Frontier Gandhi because he was great disciple of गांधी जी. वो गांधी जी के बड़े पक्के अनुयायी थे, उनके बताए रास्ते पे चलते थे और उन्होंने इस मोमेंट को फ्रंटियर, जो सीमा प्रांत एरिया था, वहाँ से लीड किया. और जब ब्रिटिशर्स ने उन्हें अरेस्ट किया तो लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने ब्रिटिश की बिल्डिंग्स के ऊपर अटैक कर दिया. Facing armed guards and police firing, many were killed. A month later, जब एक महीने बाद गांधी जी भी अरेस्ट हो गए, तो इंडस्ट्रियल वर्कर ने शोलापुर में और उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस पोस्ट पे, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, सभी जहाँ से भी ब्रिटिश का रूल सिंबलाइज कर रहा था, उन हर चीज़ों को उन्होंने तबाह करना शुरू कर दिया. एंड फ्राइटन गवर्नमेंट फिर से घबराई और उन्होंने क्या करना शुरू किया, रिप्रेशन, पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, मतलब लोगों को बुरी तरह से कुचलना, आंदोलन को कुचलना शुरू कर दिया. अरेस्ट करना, बच्चों को, औरतों को मारना शुरू कर दिया. अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड. 1 लाख के करीब लोगों को अरेस्ट कर लिया गया. इन सच ए सिचुएशन, वही गांधी जी फिर जब भी उन्हें लगता है कि आंदोलन का रुख बदल रहा है, तो उन्होंने साथ के साथ डिसाइड कर लिया इस आंदोलन को भी कॉल ऑफ करने का, वापस लेने का. एंड इट वॉज कॉल्ड ऑफ विद द एग्रीमेंट विद द लॉर्ड इरवन, दैट वॉज नॉन एज गांधी इरवन पैक्ट. वट वॉज गांधी इरवन पैक्ट एंड वाई वॉज इट्स? Gandhi Irwin Pact was a agreement signed between Gandhi ji and Lord Irwin on 5th March 1931. And in this pact, Gandhi ji agreed to participate in the Round Table Conference, and he will call off the civil disobedience movement. This round table conference was the second, because first was refused by the Congress to participate. जब पहली कांग्रेस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऑफर मिला था, ब्रिटिशर्स ने वही इंडियंस को शांत करने के लिए कहा कि हम लंदन में अपनी कॉन्फ्रेंस करेंगे, जहाँ हम आमने सामने बैठकर अपनी बात रखेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे. तब कांग्रेस ने रिफ्यूज़ कर दिया था वहाँ जाने के लिए. लेकिन इस बार गांधी जी ने एग्री किया, वो कंसेंट दिया उन्हें कि मैं उसमें पार्टिसिपेट भी करूँगा और अपना आंदोलन भी वापस ले रहा हूँ, और बदले में ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, दे विल रिलीज़ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, कि वो हमारे सभी कैदियों को रिहा कर देंगे, जो इनोसेंट पीपल हैं वो सभी को रिहा करेंगे. So Gandhi ji, when Gandhi in December 1931 went to London for the conference, but the negotiation broke down. जब वहाँ गांधी जी गए, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी, तो ब्रिटिशर्स, वही जो उनके खून में गद्दारी थी, उन्होंने हमारी कोई डिमांड्स को ध्यान में नहीं रखा, कोई सुना नहीं, और गांधी जी वहाँ से निराश होके लौट आए. ही केम बैक डिसअपॉइंटेड. और इतना ही नहीं था, ब्रिटिशर्स ने
हमारी डिमांड्स तो सुनी नहीं, और साथ साथ उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को ही इलीगल डिक्लेयर कर दिया, दैट कांग्रेस इज अ इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, नाउ यू कांट द असेंबल, यू कांट डू मीटिंग एंड यू कांट डू बाइकआउट और डू एनी रिप्रेशन, दे स्टॉप दैट थिंग्स. So and you know अब्दुल गफ्फर खान, जवाहरलाल नेहरू वॉज बोथ इन जेल. जो लीडर्स थे वो जेल में थे, उन्हें रिहा नहीं किया गया, एंड कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया. With the great apprehension, गांधी जी रीलॉन्च द सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट. उन्होंने दोबारा से इस आंदोलन को शुरू कर दिया, लेकिन जिस जोश के साथ, एंथुसियाज्म के साथ पहले वो आंदोलन शुरू हुआ था, अब वो आंदोलन उतने जोश के साथ नहीं चला, एंड फाइनली इट वॉज कॉल्ड ऑफ इन 1934. So this is about the civil disobedience movement. What circumstances led to civil disobedience, how it spread, and why did it call off? What was Gandhi-Irwin Pact? Now, who were the participants of the movement? There were 5 groups, we can say, that involved in the civil disobedience movement. कौन लोग शामिल थे? जैसे हमने नॉन कॉपरेशन में भी पढ़ा, डिफरेंट सेक्शन सोसाइटी के शामिल थे, बट विद द डिफरेंट नोशंस. अपने अलग अलग, स्वराज का मीनिंग सबने अलग लिया था. अब यहाँ पर भी जो थे डिफरेंट लोग शामिल थे, लेकिन उनका लिए भी स्वराज का मीनिंग अलग था. जैसे 5 ग्रुप कौन से थे? रिच पीसेंट्स थे, और पुअर पीसेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, एंड वुमेन. ये 5 ग्रुप्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया था. सबसे पहले रिच पीजेंट्स, जो कि पट्टीदार ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, दे वर एक्टिव इन द मोमेंट. Being producer of commercial crops, they were hard hit by the Great Depression and falling price. जब डिप्रेशन आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो जो लैंडलॉर्ड्स थे या रिच पीजेंट्स थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ था. उनकी कैश इनकम जो थी वो ख़त्म हो गए थे, और उनके लिए मुश्किल लग रहा था ब्रिटिश को रेवेन्यू पे करना. सो इसलिए उन्होंने डिमांड रखी थी कि वो रेवेन्यू उनका माफ़ कर दिया जाए या कम कर दिया जाए. जब उन्होंने ऐसा नहीं किया तो रिच पीजेंट ने कांग्रेस को सपोर्ट किया, और वो इस मूवमेंट में शामिल हो गए थे. and they support the civil disobedience movement. They organize the committee and at times forcing the reluctant members to participate in the boycott program. जो भी आंदोलन कांग्रेस ने बाइकआउट प्रोग्राम चलाए, तो उसमें से इन सभी जमींदारों ने और रिच पीजेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था. And at time forcing and for them the fight for Swaraj was a struggle against the high revenue. अब यहाँ पर जो रिच पीजेंट्स थे, उनका जो आंदोलन था या स्वराज का मतलब क्या था, अगेंस्ट द हाई रेवेन्यू था. बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन मोमेंट वाज कॉल्ड ऑफ. जब गांधी जी ने 1931 में इरविन के साथ समझौता करके आंदोलन वापस ले लिया, तब उस टाइम जो रिच पीजेंट्स थे वो थोड़े नाखुश हुए कि गांधी जी ने हमारे जो प्राइस थे वो क्यों इसमें शामिल हुए थे, कि उनके जो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाएं और उनके रेवेन्यू भी कम हो जाए. तो ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं हुआ उनके फेवर में, तो उससे निराश हो गए. और जब गांधी जी ने रीलॉन्च किया तो उन्होंने उसमें ज़्यादा बढ़ के हिस्सा नहीं लिया. अब सेकंड ग्रुप कौन था? पुअर पीजेंट्स. दे वर नॉट जस्ट इंटरेस्टेड इन द लोअरिंग ऑफ द रेवेन्यू. अब उनके 2 रीज़न थे इस आंदोलन में हिस्सा लेने के. पहला तो कि रेवेन्यू को कम किया जाए, और दूसरा बिकॉज मैनी फार्मर्स वर द लैंडलेस. उनके पास अपनी लैंड नहीं थी, दे हैड रेंटेड लैंड, तो उन्हें रेंट भी देना पड़ता था और रेवेन्यू भी. तो जब वहाँ क्रॉप फेलियर हुआ या डिप्रेशन आया, तो उनकी डिमांड क्या थी? They found difficult to pay rent. They wanted unpaid rent to the landlords to be remitted, and they joined a variety of radical movements, often led by the socialist and communist. So, apprehensive of raising issues that might upset the rich peasants and landlords, the Congress was unwilling to support no rent campaign. बहुत जगहों पर किसानों ने नो रेंट टेक जो कैंपेन चलाई, कि हम जो, क्योंकि लॉ तोड़ने की बात हो रही थी, ब्रेकिंग द लॉ, तो पीजेंट्स ने नो रेंट कैंपेन चलाया. सो लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, why was Congress unwilling to support the no rent campaign in most places?
because if they support the no rent tax, no rent campaign, it go against the rich peasants who were taking rent from the landless people. So there was some tussle between the poor peasants and the Congress. Next were the business class. What about the business class? How did they relate to civil disobedience movement during the फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? जब आपने हमने नॉन कॉपरेशन में पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिस दौरान हमारे इंडियंस ने मोमेंट को लॉन्च किया, और उस जब उन्होंने ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट्स को लेने से मना कर दिया था, ब्रिटिश का ट्रेड कोलैप्स हो गया था और इंडियन ट्रेड फ्लोरिश हुआ था, हमें बेनिफिट्स हुए थे। तो इससे हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, बिजनेसमैन थे, वो इंस्पायर्ड हुए, वो बूस्ट हुए, उनका हौसला बढ़ा। इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैड मेड ह्यूज प्रॉफिट एंड बिकेम द पावरफुल, keen on expanding their business. They now reacted against the colonial policy and restricted the business activities. अब उन्होंने भी कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया। पहले तो उन्हें मान रहे थे, उनको कोई अल्टरनेट नहीं मिल रहा था, लेकिन अब उन्होंने उनके खिलाफ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। नाउ दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स and a rupee sterling foreign exchange ratio that would discourage the import. वो चाहते थे कि अगर उन रुपए की वैल्यू बढ़ जाए तो उनके जो इम्पोर्ट हैं उनको अगर हम कम कर दें, उनके ऊपर थोड़े रोक लगा दें कि वो चीज़ें यहाँ बिकें, तो लोग इंडियन गुड्स की डिमांड करेंगे, तो इससे इंडिया का ट्रेड बढ़ेगा। सो टू ऑर्गेनाइज द बिजनेस इंटरेस्ट they formed the Indian Industrial and Commercial Congress. In short, we can say ICC, IICC, Indian Industrial and Commercial Congress. When was it made? In 1920. And there was one more organization, FICCI, Federation of the Indian Chamber and Commerce and Industry, in 1927. And there were two prominent industrialists. वन वर्ड में बहुत बार ये क्वेश्चन आया, नेम द टू प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल्स दैट वर इन्वॉल्व इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, पुरुषोत्तम दास ठाकुर एंड जी.डी. बिरला. दे अटैक द कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि इन बिजनेस क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे इन्वॉल्व हुए या क्यों इन्वॉल्व हुए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और बाद में वो पीछे क्यों हट गए थे, पहले क्यों शामिल हुए थे? बिकॉज दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, और वो अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहते थे, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे, ब्रिटिश की जो पॉलिसीज थी उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और कांग्रेस को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। जब उन्होंने ये आंदोलन शुरू किया तो फाइनेंशियली उन्हें असिस्टेंस दी एंड रिफ्यूज टू बाय और सेल imported goods. Most businessmen came to see the Swaraj as a time when colonial restriction on business would no longer exist and trade and industry would flourish without constraint. But after the failure of राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब गांधी जी का राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाना जो था वो सक्सेस नहीं हुआ था, तो उसके बाद मिलिटेंट जो वायलेंट एक्टिविटीज़ कंट्री में बढ़ गई थी, और उससे इंडस्ट्रियलिस्ट को खतरा महसूस होने लगा कि कहीं हमारा जो ट्रेड है वो बढ़ने, हमारा जो ट्रेडिंग है या बढ़ने की बजाय कम ना हो जाए, हमारा नुकसान ना हो जाए। तो वो, और दूसरी बात कि जो इंडियंस हैं, बहुत सारे लोग इंडियन जो थे सोशलिज्म में, यंग लीडर जो थे सोशलिज्म में बिलीव कर रहे थे, जो कि वर्कर्स के फेवर में है, सोशलिस्ट जो है, तो उन्हें डर था कि कहीं हमारा और ज़्यादा लॉस ना हो जाए। तो धीरे धीरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो पीछे हटना शुरू हो गए, और द इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन लार्ज नंबर एक्सेप्ट इन नागपुर। ये नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल वर्कर्स। देखो मैंने अब कहा आपको 5 ग्रुप्स हैं। पहले कौन थे? रिच पीजेंट्स, देन पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लास, इंडस्ट्रियल वर्कर। जैसे कांग्रेस ने रिच पीजेंट को सपोर्ट किया, पुअर को कम था, हमने देखा उनके रिलेशन जो थे वो अनसर्टेन थे। इसी तरह बिजनेस क्लास को सपोर्ट ज़्यादा किया क्योंकि वो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे, और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने
हर जगह पर नहीं किया था, कुछ जगहों पर किया था, जैसे मुंबई और नागपुर के अंदर। एज द इंडस्ट्रियलाइजेशन केम क्लोजर टू द कांग्रेस, वर्कर्स स्टे aloof. But in spite of that, some workers did participate in the civil disobedience movement, adopting some of the idea of Gandhian program. They boycott the foreign goods and they own movement against the low wages and poor working condition. सो देयर वर स्ट्राइक्स बाय द रेलवे वर्कर्स, रेलवे वर्कर्स ने भी स्ट्राइक किया। मीन्स जहाँ जहाँ पर वर्कर जो थे उन्हें लग रहा था कि अब उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो वो वहाँ अपने हेड के खिलाफ वहाँ उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, हड़ताल की, उन्होंने धरने देने शुरू कर दिए। माइंस के अंदर वर्कर्स ने, छोटा नागपुर माइंस के अंदर जो वर्कर्स थे, माइनर्स थे, उन्होंने गांधी के ऐप पहन के इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया और बाइकआउट किया। बट द कांग्रेस वॉज reluctant to include the workers' demands as a part of its program of struggle. They felt it would alienate the industrialists and divide the anti-imperialist force. Now next, the large-scale participation of women. During the Gandhi Salt March, thousands of women came out of their homes to listen to him, and they participate in the protest march, manufacture salt. ये देखो कितने वोमेन जो थे, चाहे वो रिच फैमिली की थी, वो सभी गांधी जी को सुनने के लिए बाहर आए और उन्होंने गांधी जी के साथ इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जब हम डिफरेंस करते हैं नॉन कॉपरेशन और इसमें, तो नॉन कॉपरेशन में वुमेन की पार्टिसिपेशन कम थी कंपैरेटिवली, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस में बहुत ज़्यादा थी। पिकटिंग शॉप करनी थी, चाहे वो नमक बनाना था या धरने देने थे, हर जगह पर वुमेन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जेल में भी गई। इन अर्बन एरिया दोज वर द हाई कास्ट फैमिली एंड रूरल एरिया फ्रॉम द रिच peasant and household, moved by Gandhi's call, and they began to see service to the nation as a sacred duty of women. So, Gandhiji convinced that it was the duty of women to look after the home and heart, be good mothers and good wives. So, all these are all the participants of the civil disobedience. Next topic, limits of civil disobedience movement. We will discuss it later on. Till then, bye.